नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे, उसमें से अब तक आपकी 3 वीडियो आ चुके हैं। ये पार्ट 4 है। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। और इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम, जो कि 9 से 13 दिसंबर 2019 को कंडक्ट हुआ था। इसमें टोटल 8 सेट में ये एग्ज़ाम हुआ है। इन सभी 8 सेट में टोटल 71 विज्ञान के जो सवाल पूछे गए थे वो इस वीडियो में अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ज्वाइन कैसे करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्टली टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए @TopTGK, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो रक्त को जो रुधिर है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न भाग उत्तक वगैरह वहाँ पर लेकर जाने वाली जो रक्त वाहिकाएं हैं उसे आर्टरी या फिर धमनी बोला जाता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ, जो धमनियाँ रहती हैं उसमें आपके शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वो शुद्ध रक्त है, ये धमनी में प्रवाहित होता है। और धमनियाँ हमारे शरीर के गहराई वाले भागों में उपस्थित होती हैं। सवाल आया वो भी है कि कौन सी धमनी या फिर सिरा में किस पर दाब अधिक होता है। तो जो गहराई में होगी उस पर दाब अधिक होगा, यानी धमनी में सिरा के सापेक्ष दाब है वो ज़्यादा होता है, और इसमें शुद्ध रक्त बहता है धमनी में। अब यहाँ पर अपवाद भी हैं, जैसे कि मैंने बोला कि धमनी में शुद्ध बहता है, लेकिन जब बात आ जाती है पल्मोनरी धमनी की तो उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अशुद्ध कैसे होता है, जैसे कि जो सिरा का काम है विभिन्न भागों से अंगों से रक्त को वापस, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है वो वापस हृदय में आता है, तो हृदय उसको फेफड़ों में भेजता है। तो फेफड़ों में भेजने के लिए जो धमनी है उसमें अशुद्ध रक्त जो रहता है, जो सिरा के द्वारा आया हुआ है हृदय में, वो रक्त को दायां निले हृदय से फेफड़ों तक पहुंचाती हैं, वो पल्मोनरी धमनी पहुंचाती हैं, और जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। इसी प्रकार सिरा की बात करें तो सिरा ऊपर के भाग में स्थित होती हैं, इसलिए इस पे दाब कम होता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त रहता है, जो कि ये ऊपरी भाग में है, और रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक पहुंचाती हैं। वेन है जो सिरा रहती हैं, और इसमें रक्त की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, यानी CO2 युक्त ये रक्त होता है, अशुद्ध रक्त रहता है। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी सिरा की बात हो जाती है। सिरा मैंने कहा अशुद्ध रक्त, पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि पल्मोनरी सिरा है ये फेफड़े से जो एकदम फ्रेश का ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो हृदय में लाने के लिए रक्त को बाएं आलिन तक पहुंचाती है, वो पल्मोनरी सिरा है, इसलिए उसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर लॉकडाउन के बाद जो आपकी SSC 10+2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इससे पहले जो 3 दिन का एग्ज़ाम हुआ था और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पर आधारित यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ आपको मिलने वाली है वो धुरीना एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। ज्वाइन किस टाइप से करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहाँ पर वीडियो बताया हुआ है कि किस टाइप से इस सीरीज़ को ज्वाइन करना है। और इसके साथ यहाँ पर धुरीना ऐप पर अभी एक NTPC की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है, जो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलने वाली है। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा टेस्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं। टेरिडोफाइट्स है वो प्रजनन करते हैं बीजाणुओं की सहायता से। अब टेरिडोफाइट्स की बात करें तो थेलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 जो पादप जगत के मुख्य डिवीजन हैं, इसमें टेरिडोफाइट्स हैं ये पंख जैसी पत्तियों वाले पौधे होते हैं। टेरिडोफाइट जो शब्द है वो हेकल के द्वारा दिया हुआ शब्द है। टेरिडोफाइट्स का शरीर है वो जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित रहता है, इसलिए इसके शरीर को कोर्मोफाइट कहा जाता है, टेरिडोफाइट के शरीर को, क्योंकि ये जड़, तना, पत्ती में विभेदित रहता है। यहाँ पर मैंने बोला कि टेरिडोफाइट जो प्रजनन करते हैं वो बीजाणुओं की सहायता से करते हैं। तो बीजाणु क्या हैं, तो बीजाणु लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन की एक संरचना होती हैं, जिसे कोई भी जीव या फिर जीव जाति स्वयं को फैलाने के लिए वो अपने आप को विषम परिस्थितियों में दीर्घ काल तक, लंबे समय तक जीवित रखने के लिए वो बीजाणु बनाती हैं, जो भी जीव जाती हैं। बीजाणु हैं ये बहुत से पौधे हैं, एल्गी हैं, फंगस हैं, प्रोटोजोआ के जीवन चक्र के महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर मनुष्यों में जो हिचकी आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर शिफ्टिंग होने के कारण आती है। कौन से अंग के नीचे की ओर शिफ्टिंग होने के कारण हिचकी आती है।
तो हिचकी आती है मध्य पट के नीचे की ओर शिफ्टिंग होने के कारण, यानी जो डायफ्राम रहता है। अब देखिए डायफ्राम कहाँ पर होता है, तो हमारे शरीर का वह भाग जो पेट से हमारी छाती को अलग करता है। तो पेट से जो छाती को अलग करता है वो डायफ्राम है, और ये श्वास लेने और छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और हिचकी जब डायफ्राम में अनिच्छिक सिकुड़न हो जाता है, उसके कारण जो हमारी वोकल कॉर्ड रहती हैं, स्वर ग्रंथि रहती हैं, जिसकी मदद से हम बोल पाते हैं, विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, वो वोकल कॉर्ड के कारण निकालते हैं। और जब ये अनिच्छिक सिकुड़न हो जाता है तो बहुत ही कम समय के लिए ये वोकल कॉर्ड बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक हिक की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे अपन हिचकी बोलते हैं। तो ये डायफ्राम के सिकुड़न के कारण होता है, नीचे की ओर शिफ्टिंग होने के कारण। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने एक उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम का पहला परीक्षण किया और तत्वों के समान तरीकों की खोज की, जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो यहाँ पर जो त्रिक वाली आवर्त सारणी है वो किसने दी है, आपको पता होना चाहिए। वुल्फगैंग डोबेराइनर के द्वारा उन्होंने डोबेराइनर का जो ट्राइड्स है वो क्या है, तो डोबेराइनर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1817 में तीन तीन तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की, तीन तीन के तत्वों का इन्होंने ग्रुप बनाया और ये इन्होंने एक आवर्त सारणी दी। इस ग्रुप की उन्होंने क्या विशेषता रखी, तो डोबेराइनर ने बताया कि जो त्रिक हैं, यानी तीन तत्वों का एक समूह है, तो तीनों तत्वों को उनको परमाणु द्रव्यमान की जो बढ़ता हुआ आरोही क्रम है इस प्रकार एडजस्ट किया कि जो बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, इनके जो त्रिक बनाए हुए हैं उसमें एक त्रिक तो आपके ये हो जाएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम का। तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम इन्होंने क्या बताया, जो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है, तो सोडियम का कितना है परमाणु द्रव्यमान 23 है, वो अन्य दो तत्वों के औसत के बराबर होगा। तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 और के यानी पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39। अब इनका औसत करूँ, 7 + 39 कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। औसत यानी दो तत्व है तो 2 का भाग दूंगा, औसत आ गया 23। तो 23 किसका है, सोडियम का, तो इनका औसत है वो बीच वाले तत्वों के इक्वल हो जाएगा। इन्होंने कुछ और यहाँ पर समूह बनाए थे, जैसे कि इन्होंने बनाया था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का बनाया था। इसी प्रकार इन्होंने क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के भी बनाया था। तो ये तीन इन्होंने समूह बनाए हैं और इस प्रकार की परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट करके इन्होंने एक आवर्त सारणी दी। निम्नलिखित में से कौन फोकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार है, तो जो फोकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के घूर्णन के लिए जिम्मेदार बल है वो कोरियोलिस बल है। अब मैं बात करूं पेंडुलम की, यानी जो लोलक होता है, इससे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया है एग्जाम में कि जो सेकेंड लोलक हैं, तो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जब पेंडुलम की बात आ ही गई तो पेंडुलम घड़ी है उसका आविष्कार किसने किया, तो नीदरलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइजेंस ने 1656 में पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किया था। अब लोलक से एक और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, जो पेंडुलम है उसका आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, किस पर नहीं करता है, तो आवर्तकाल है वो आयाम पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो करता किस पर है, लोलक की जो लंबाई है, गुरुत्वीय त्वरण है, उस पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा कोशिकांग है जिसे उसका आत्मघाती थैली या फिर सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है, तो कोशिका का अंग है लाइसोसोम। इसे सुसाइड बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि जब कोशिका मृत हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो कोशिका का अंग जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम फट जाता है जब कोशिका मृत हो जाती है। और जैसे ही लाइसोसोम फटता है तो अपनी ही कोशिका, जैसे कि लाइसोसोम कोशिका का अंग है, जैसे वो कोशिका फटी तो उनने अपनी ही कोशिका को यहाँ पर पचा लिया, तो खुद की कोशिका को पचा लिया, इस कारण इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को किस रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक भी शामिल होते हैं, तो जीवित कोशिका के जो संपूर्ण अवयव हैं वो प्रोटोप्लाज्म यानी जो जीव द्रव्य है यहाँ पर वो जाना जाता है। अब देखिए मैं बात करूं प्रोटोप्लाज्म की, तो कोशिका के जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी पदार्थ हैं कोशिकांग वो जीव द्रव्य कहलाएंगे। ये सभी कोशिकाओं में पाया जाता है जीव द्रव्य, जो प्रोटोप्लाज्म है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, जो कि एक अर्धतल पदार्थ है, जेलीनुमा होता है, चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है। और यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म की बात आ गई है तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रतिपादन किया था। और जो जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया है, तो ये 1861 में मैक्स
शुल्ज ने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया और प्रोटोप्लाज्म शब्द है वो पुरकिंजे ने प्रतिपादन किया था। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए तत्वों में से कौन सा तत्वों की आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर आता है। यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस ऑप्शन का परमाणु क्रमांक है वो पहले आ जाता है। तो मैं बात करूँ ऑप्शन की सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन को Si इसका सिंबल हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 14 है। फिर यहाँ पर नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है और सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19। तो पहले कौन सा आ गया, यहाँ पर नियोन आ गया जिसका सबसे कम है, इसमें से 10 है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है। तो जो कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है। कठोर जल की बात करें तो वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है, साबुन के साथ झाग नहीं बनाने वाला जल है वो खारा पानी जो कठोर जल रहता है। और जल में ये क्यों होता है, इसकी कठोरता का कारण क्या है, तो जल में उपस्थित जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम लवण ही जल की कठोरता का कारण है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण, मैं कठोर जल की बात करूं तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण हैं जो जैसे ही साबुन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक अविलेय यौगिक बना देते हैं, जिससे साबुन का अधिकांश भाग इस अविलेय यौगिक बनाने में यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो लवणों से अभिक्रिया करने पर यह खर्च हो जाता है और इस कारण ये झाग कम देता है, क्योंकि यहाँ पर एक अविलेय यौगिक बन गया जैसे ही साबुन ने कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इन लवणों के साथ रिएक्शन की। और उच्च कार्बन के जो वशीय अम्लों के सोडियम लवण है वो साबुन कहलाते हैं, जैसे कि सोडियम स्टीरेट एक साबुन है। ये सोडियम लवण होते हैं साबुन में, उच्च कार्बन के वशीय अम्ल का सोडियम लवण होता है। और कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं, जो कि इस सवाल में पूछा गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है। तारों का बुरा प्रभाव जो बीमारी है वो इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा को फ्लू भी कहा जाता है और ये बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस जनित एक रोग है जिसे तारों का बुरा प्रभाव कहा जाता है। अगला सवाल, विश्व भर में जीव संरक्षण की दृष्टि से कई देशों को सिटीज़ के दायरे में लाया गया है, जो कि 26 अगस्त 2019 से प्रभावी हैं। इस संक्षिप्त शब्द में ई का क्या अर्थ है, तो सिटीज़ में आपको इन सभी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो सिटीज़ यानी आपकी हो जाएगा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीसीज। तो ई का पूछा है आपको, तो ये हो जाएगा एंडेजर्ड यानी खतरे में हो जाएगा। और ये इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है और इसमें आपके ये ई में ऑप्शन 3 एंडेजर्ड करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूँ मैं, तो ये जो सिटीज़ हैं ये लुप्त प्राय पौधे और जानवरों की रक्षा के लिए बहुपक्षीय संधि हैं, जिसे 1963 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के सदस्यों की बैठक में अपनाए गए प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप तैयार की गई जो एक संधि है 1963 में हुई थी और ये लागू हुई थी 1 जुलाई 1975 को। तो इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है। गैनीमेड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो गैनीमेड की बात करें तो ये हमारे सौर मंडल का जो 5वां ग्रह है बृहस्पति, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है वो गैनीमेड है। तो गैनीमेड किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। और ये पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है। पूरा जो सौर मंडल है इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमेड हो जाएगा और बृहस्पति का उपग्रह है। तो ये शनि ग्रह की चारों ओर क्यों घूमेगा जब ये बृहस्पति का उपग्रह है, तो ये फैक्ट आपके गलत हो जाएगा। बाकी ये एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपने स्वयं के आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए जाना जाता है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये बुध ग्रह से बड़ा है, बिल्कुल बुध ग्रह से ये 8% बड़ा है और ये हमारे सौर मंडल का एक विशालतम प्राकृतिक उपग्रह है। इसके द्रव्यमान की बात करूँ तो ये सौर मंडल के सारे जो चंद्रमा है, जितने भी सौर मंडल के चंद्रमा हैं उसमें से सबसे ज़्यादा द्रव्यमान है और जो पृथ्वी का मून चंद्रमा है उससे 2.2 गुना इसका द्रव्यमान हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर में जो कि एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन रिएक्टर है उसमें मॉडरेटर और शीतलक का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो जो कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर है उसमें मॉडरेटर यानी मंदक का कार्य है वो भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल के द्वारा किया जाता है। और मैं यहाँ पर कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम की बात करूँ तो एक कनाडाई प्रेशराइज्ड भारी पानी रिएक्टर डिजाइन है जिसका उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है और इसमें हेवी वाटर है वो मॉडरेटर के रूप में और ईंधन है वो यूरेनियम का इसमें इंजन है वो प्रयोग किया जा रहा है।
और ये जो रिएक्टर है ये सबसे पहले डेवलप किया गया था 1950 में। अगला सवाल, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह का जो एक प्राकृतिक उपग्रह है वो यूरोपा भी है। तो हमारे सौरमंडल का जो 5वां ग्रह बृहस्पति का चौथा सबसे बड़ा उपग्रह है यूरोपा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। पायरोल्यूसाइट किसका अयस्क है? तो ये मैग्नीज का अयस्क है। पायरोल्यूसाइट यानी MnO2 है, तो Mn यानी मैग्नीज का अयस्क है। और मैग्नीज का अयस्क एक मैग्नाइट भी है, Mn2O3 2H2O। यहाँ पर एक यूरेनियम का ऑप्शन है, तो यूरेनियम के अयस्क से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, तो उसका कार्नेसाइट है और पिंच ब्लेड जो U3O8 है, ये दोनों ही यूरेनियम के अयस्क हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधि हैं, प्रोटोकॉल हैं, उनसे संबंधित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का सही मिलान नहीं हुआ है? जो भी पर्यावरण संरक्षण संधि प्रोटोकॉल है उनसे जुड़ा हुआ कौन सा बेमेल है? तो यहाँ पर खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के लिए नियंत्रण पर जो सम्मेलन हुआ है वो बेसल संधि बिल्कुल कलेक्ट हो जाएगा। खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण का जो सम्मेलन है वो बेसल संधि है। जैविक विविधता पर सम्मेलन नागोया प्रोटोकॉल, ये भी सही हो जाएगा। अभी मैं बात करूँ ऑप्शन 3, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों से संबंधित पूर्व सूचित सहमति पर कार्य प्रणाली सम्मेलन, ये स्टॉकहोम में नहीं हुआ था, ये रोटरडैम कन्वेंशन है, जिसमें औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। रोटरडैम कन्वेंशन है, न कि स्टॉकहोम कन्वेंशन है, तो ये वाला गलत सुमेलित हैं। जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल है, ये कार्टाजेना सही है एकदम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में आपके दिए गए हैं बेसल, नागोया, कार्टाजेना, तो ये प्रोटोकॉल है क्या, कुछ ब्रीफली इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो स्टॉकहोम का नहीं था, स्टॉकहोम सम्मेलन ये क्या, तो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वीडन के स्टॉकहोम सिटी में 5 जून 1972 से प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ। तो ये 1972 का है, मानव पर्यावरण पर है स्टॉकहोम सम्मेलन। नागोया प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को जापान के नागोया में आयोजित हुए जैव विविधता पर, नागोया प्रोटोकॉल है जैव विविधता पर जो आयोजित हैं, 2010 में इसे अंगीकार किया गया था और ये प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 से प्रभावी हुआ। तो जैव विविधता से संबंधित हो जाएगा नागोया प्रोटोकॉल। अगला यहाँ पर बात करूँ कार्टाजेना प्रोटोकॉल की, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये 2000 में जैव विविधता पर बुलाई गई कन्वेंशन में कार्टाजेना प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। तो ये 2000 में स्वीकार है और 2003 में ये लागू हुआ था। और इस प्रोटोकॉल के तहत जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी हैं उसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो सजीव संवर्धित जीव हैं उसके सुरक्षित हैंडलिंग, परिवहन एवं उपयोग को सुनिश्चित किया गया, जिससे जैव विविधता एवं मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। तो ये कार्टाजेना है। बेसल संधि क्या है, तो ये खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण के नियंत्रण और इन पदार्थों के निपटारे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधि है, बेसल संधि है, जहाँ पर 22 मार्च 1989 को हस्ताक्षर हुए और 5 मई 1992 को ये प्रभावशील है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से रोग होता है वो स्कर्वी हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन में आपके क्वाशियोर्कर हैं, रिकेटस है, घेंगा है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो क्वाशियोर्कर और मेरास्मस हैं ये कुपोषण जनित एक तरीके से रोग हैं। ये किसकी कमी से होता है, बहुत बार सवाल आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, अभी लेटेस्ट एग्जाम में इस टाइप से सवाल नहीं देखा मैंने। तो बच्चों के शरीर में जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है तो उस केस में उन्हें मेरास्मस और क्वाशियोर्कर जैसी कुपोषण वाली बीमारियां हो जाती हैं। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला ये एक रोग है मेरास्मस और क्वाशियोर्कर। घेंगा रोग की बात करूं तो आयोडीन की कमी से यानी जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से थायराइड ग्रंथि की सूजन आ जाती है। इसके कारण घेंगा, गलगंड, ये जो गोइटर रोग है ये होता है। स्कर्वी रोग आपको जो पूछा है ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस है, ये विटामिन डी की कमी से हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? इसमें दे रखा है पुष्प केसर, यहाँ पर होना चाहिए पुंकेसर, है ना। कौन सा फूल का नर हिस्सा होता है? फूल के जो 4 भाग है उसमें बाह्य दलपुंज, पुंकेसर जो पुरुष जननांग है और स्त्री केसर ये मादा जननांग है। तो पुष्प केसर या फिर जो पुंकेसर है वो नर हिस्सा हो जाएगा।
और अगले यहाँ पर पुंकेसर की बात करें तो इसके ऊपरी सिरे पर स्थित फूले हुए भाग को परागकोश कहा जाता है। पुंकेसर के ऊपरी सिरे का फूला हुआ भाग परागकोश है। परागकोश में दो पिंड होते हैं जिन्हें परागकण कहा जाता है। परागकण जिस डंठल जैसी रचना से जुड़े होते हैं उसे पुतंतु बोला जाता है। अगला सवाल, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है वो पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 हो जाएगा, उसका छठा भाग हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह जो क्रिस्ट है उसमें प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो पृथ्वी की जो भू सतह है, भूपरपट्टी है, वहाँ पर प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं वो फेल्सपार हो जाएगा। धरती के गर्भ का लगभग 60% भाग फेल्सपार से बना हुआ है और यहाँ पर टोटल मैं बात करूँ तो 90% क्रस्ट का भाग है वो सिलिकेट से बना हुआ है और सिलिकेट में ही ये फेल्सपार आता है जिसमें सबसे ज़्यादा फेल्सपार है 39% है। और यहाँ पर उसके अलावा सेकंड बात करूँ तो सिलिकेट मिनरल है वो क्वार्ट्ज हो जाएगा 12%। अगला सवाल, निम्नलिखित गैसों में से किसे लॉफिंग गैस बोला जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली जो गैस है यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड NO जो X रहती हैं उसी का ये एक हो जाएगा टाइप है। तो नाइट्रस ऑक्साइड वैसे है लॉफिंग गैस, जो हंसाने वाली गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला N2O हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को कंट्रोल करने वाला एकमात्र बल कौन सा होता है। उपग्रह जैसे ही कक्षा में जो स्थापित कर दिया जाता है तो उस केस में उसकी गति को कंट्रोल करने वाला बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर, वृक्कों और इसके कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। वृक्क यानी जो किडनी है, गुर्दे हैं, उनके कार्य के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं, वृक्काणु होते हैं, जो कि सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बाकी यहाँ पर किडनी की बात करूँ तो वे पानी के संतुलन को बनाए रखते हैं और चयापचय अपशिष्ट को निष्कासित करते हैं। उनकी मूल कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन की है वो यहाँ पर वृक्क की किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन्स है, वृक्काणु हैं। प्रत्येक वृक्काणु के दो भाग होते हैं, केशिका गुच्छ और वृक्क नलिका। और जो गुर्दा है, किडनी है, ये एक जोड़ा रहता है इसमें जिसका प्रधान कार्य है मूत्र शोधन है, उत्पादन है, रक्त शोधन करना इसका कार्य है, शुद्धिकरण। वायु के द्वारा परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है। तो परागण की सबसे पहले बात करूं तो किसी पुष्प का परागकण रहता है वो निकाल कर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है निकलकर, तो इस क्रिया को परागण बोला जाता है। इसका अध्ययन परागण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है वो है एनिमोफिली हो जाएगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पर महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। तो किस महाकल्प को, तो ये है नूतनजीवी जो सिनोजोइक महाकल्प है वो स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी इसे जाना जाता है। वैसे ये साइंस का सवाल नहीं है। वैसे नूतनजीवी की बात करूँ तो नूतनजीवी महाकल्प या फिर सिनोजोइक महाकल्प है ये पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक महाकल्प हो जाएगा और इसे स्तनधारियों का महाकल्प कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, इन्होंने रेडियो, टेलीविज़न और टेलीग्राफ की भविष्य के विकास की नींव रखी थी हर्ट्ज ने। तो उनके सम्मान में किसकी यूनिट, ऐसा यूनिट वो हर्ट्ज का नाम दिया गया है। तो आवर्ती फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट वो हर्ट्ज हैं, इन्हीं के सम्मान में। अगला सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को यथास्थान बनाए रखने में सहायता करता है। तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल है वही उसके स्थान को बनाए रखने में सहायता करता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र ग्राफ रहता है, वेग और समय का, तो उसमें अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित रहता है। तो वेग समय का ग्राफ है, जैसे कि मैं बता दूं कि समय बढ़ रहा है, वेग स्थिर है, इस टाइप से भी ग्राफ बन सकता है। वेग समय के साथ वेग भी बढ़ रहा है, तो ये जो बता रहा है ये किसको बता रहा है, विस्थापन को, कितना विस्थापन हुआ समय के साथ वेग में। तो ये जो ग्राफ वाली ढाल है वो विस्थापन को बता रही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, आयन मंडल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये समताप सीमा जो स्टेटोपोज है इससे ठीक ऊपर होता है आयन मंडल के बारे में। तो ये आयन मंडल है, ये समताप सीमा के ऊपर नहीं होता, ये तो मध्य मंडल के ऊपर होता है। और आयन मंडल की बात करूँ तो इसमें आवेशित कण होते हैं, ये सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण के द्वारा आयनित होता है। पृथ्वी से प्रसारित, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पृथ्वी से
प्रसारित जो रेडियो तरंगे हैं वो इसी परत यानी आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती। ये भी सही स्टेटमेंट है। बाकी ऑप्शन जो 2 दे रखा है कि समताप सीमा के ठीक ऊपर आपकी आयन मंडल है, तो मैं बता दूं आयन मंडल कहाँ पर है। सबसे नीचे वायुमंडल के निचले भाग को क्षोभ मंडल कहा जाता है। जो क्षोभ मंडल के ऊपर आ जाएगा आपकी समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर हो जाएगा मध्य मंडल, न कि आपके आयन मंडल होगा। तो ये जो आयन मंडल है ये मध्य मंडल के ऊपर है, न कि समताप मंडल के ऊपर है। बाकी मैं बात करूँ क्षोभ मंडल जो कि सबसे निचला भाग है उसके ऊपर है समताप मंडल है, और क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को शांत मंडल बोला जाता है। और समताप मंडल के ऊपर क्या है, मध्य मंडल है। तो इनके मध्य भाग समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के भाग को स्टेटोपोज बोला जाता है, न कि यहाँ पर समताप सीमा के ठीक ऊपर होता है मध्य मंडल और आयन मंडल नहीं होता है, क्योंकि समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच होता है स्टेटोपेज, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में होता है शांत मंडल। और यहाँ पर एक फैक्ट है जो कि कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है ताकि पता चल जाए कितने कैंडिडेट स्टूडेंट वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं। हवाई जहाज है वो प्राय किस मंडल में उड़ते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30, लैक्टोमीटर क्या काम आता है। तो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर है ये तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी तरल माध्यम में जो आंशिक या पूर्ण डूबी हुई वस्तु, जैसे कि तरल माध्यम इसमें पानी भरा हुआ है, इस पर आप कोई भी वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से डुबा रहे हो तो होता क्या है, जो उत्प्लावन बल, अब उत्प्लावन बल है ये ऊपर की दिशा में लगता है जल के, जैसे इसने आपने वस्तु डुबोई तो इसके ऊपर की दिशा में बल है वो उत्प्लावन बल लगेगा। और आपने जो इस वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से तरल में डुबोया है तो इसके द्वारा जो विस्थापित तरल है वो विस्थापित तरल के भार के बराबर उत्प्लावन बल लगेगा, वो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर लगेगा। ऊपर की दिशा में जो बल लगेगा कितना लगेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है कितना दरों विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है, उस दरों हटाए गए दरों का भार ही उस पर लगा हुआ उत्प्लावन बल होने वाला है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बॉम्बे रक्त समूह, बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। अब देखिए आपने ब्लड ग्रुप है उसमें आपने देखा होगा ए है, बी है, ए बी है, ओ है, लेकिन यहाँ पर एक नया ब्लड ग्रुप आप देख रहे हैं सवाल में बॉम्बे रक्त ग्रुप है। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो H प्रतिजन यानी जो H एंटीजन है इसके प्रकटन में ये अपूर्ण होता है। इसमें न तो ए एंटीजन होता है न ही बी होता है, बिल्कुल ए और बी दोनों एंटीजन नहीं होते इसमें। और इस रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति केवल ओ रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, सही नहीं है बॉम्बे रक्त समूह के संबंधित। बाकी ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप हैं ये किसके द्वारा खोजा गया है, तो पहली बार 1952 में डॉक्टर वाई.एम. भेंडे के द्वारा इसे खोजा गया था। ये एक प्रकार से बहुत ही दुर्लभ प्रकार है ब्लड ग्रुप का। यहाँ पे मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूँ तो 4 मिलियन यानी 4 मिलियन कितने हो जाते हैं, 40 लाख में से किसी एक व्यक्ति में ये एच प्रकार का जो ब्लड ग्रुप है बॉम्बे रक्त समूह एच प्रकार का है, ये 40 लाख में से एक व्यक्ति में पाया जाता है। यानी एक बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ प्रकार का ब्लड ग्रुप है और इसे एच भी कहा जाता है। एंटीजन एच को व्यक्त कर पाने में ये कमज़ोर होता है। इसका अर्थ है कि आरबीसी का कोई एंटीजन एच नहीं है। उदाहरण की बात करूं जैसे कि ए बी रक्त समूह में ए एंटीजन होता है, बी भी होता है। ए और ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, बी में बी हो जाएगा। लेकिन जो एच है यहाँ पर बॉम्बे वाला, ये या तो न ए होगा और न ही बी एंटीजन होता है, जैसे कि ऑप्शन में भी आप देख पा रहे हो। और ये भेंडे के द्वारा 1952 में वाई.एम. भेंडे के द्वारा खोजा गया ब्लड ग्रुप है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट है वो विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने में काम आता है। तो कौन सा उपकरण है जिससे पता चल जाए जो भी सर्किट है वायर वगैरह है उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है वो धारा मापी है, यानी आप साइंस की भाषा में गैल्वेनोमीटर बोलेंगे उसे। रक्त दाब मापी अन्य ऑप्शन है, तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए बीपी कितनी है तो स्पिग्मोमेनोमीटर जो उपकरण है। वायु दाब मापी के लिए बैरोमीटर काम में लिया जाता है। चुंबक तो मापी है मैग्नेटोमीटर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33 है, पोटेशियम एक रासायनिक तत्व है, इसका रासायनिक प्रतीक क्या है। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, इसका जो सिंबल है वो है
कैपिटल के हो जाएगा। और ये जो इसका एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, तो 39 यू इसका एटॉमिक मास है। अगला सवाल यहाँ पर, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो ये क्रिया कहलाती है युग्मनज कहलाती हैं। और इसमें होता क्या है, जो निषेचन होता है इसमें कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मक का संलयन, इसे युग्मनज बोला जाता है। युग्मनज और नवनिर्मित जो शिशु है इनके मध्य का विकास चरण भ्रूण हो जाएगा। युग्मनज के बाद भ्रूण बनेगा, फिर आपके शिशु हैं, तो इनके मध्य युग्मनज और नवनिर्मित शिशु के बीच के विकास के चरण को भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? लोहा, आयरन आपको पता है, Fe से डिनोट करते हैं आप। तो ये एक एलिमेंट तत्व है, न कि यौगिक है। जब तत्व मिल जाते हैं तब यौगिक बनता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि CO से डिनोट करता है इसे। और ये एक जहरीली ज्वलनशील गैस होती है, रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद, स्वादहीन होती हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। जल H2 है, NaCl है, ये भी यौगिक है, सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल यहाँ पर, कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? तो ये एक पक्षी है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में ये पक्षी पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है? तो भोजन का जो पाचन पूर्ण होता है वो मानव पाचन तंत्र का भाग है। छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मुंह से, माउथ से ही मानव पाचन की शुरुआत हो जाती है। मानव में पाचन की जो शुरुआत है वो माउथ से हो जाती है, जब अपन भोजन चबाते हैं वहीं से। और यहाँ पर छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टिन है, ये मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होता है। छोटी आंत में भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। अगला सवाल, शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशी, उनके वजन के आधार पर जो सबसे मजबूत मांसपेशी हैं और स्ट्रोंगेस्ट जो मसल है वो है आपके चरोनिका पेशी। तो ये जो पेशी है इसे मास्टेटर मांसपेशी कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो मास्टेटर मांसपेशी है, ये जबड़ा में स्थित है। कहाँ पर? जो जबड़ा में स्थित है। इससे पहले वाले वीडियो में एक सवाल था कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट मसल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? तो वो है ग्लूटस मैक्सिमस है सबसे बड़ी मांसपेशी और सबसे मजबूत है ये मास्टेटर मांसपेशी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय ग्रह नहीं है? गैसीय ग्रह इसमें आपके मंगल नहीं है। 4 जो गैसीय ग्रह वो मैं आपको बता देता हूँ। बृहस्पति है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून, ये 4 आपके गैसीय ग्रह हो जाएंगे। गैसीय ग्रह का मतलब है वहाँ पर ठोस सतह नहीं होगी, पूरी गैस ही है उस ग्रह में। ऐसा ग्रह जिसकी संरचना गैस से हुई है गैसीय ग्रह कहलाता है। यानी इस ग्रह में कोई ठोस सतह, जैसे कि पृथ्वी पर बहुत सी ठोस सतहें हैं लेकिन उस ग्रह में नहीं होगी, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून में है। और इसमें मंगल है, मंगल आपका गैसीय ग्रह नहीं है, वहाँ पर पृथ्वी की तरह ही ठोस सतह मौजूद है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन कीजिए। पानी में घुलनशील विटामिन है, 2 विटामिन है, बी और विटामिन सी, दोनों ही पानी में घुलनशील हैं। बाकी जो A, D, E, K है ये वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन बी, सी जल में, पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन A, D, K, E, K हैं। विटामिन की बात करें तो इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी। और विटामिन का नाम जो विटामिन दिया है वो फंक महोदय ने दिया था। और विटामिन की कमी से होने वाले यहाँ पर रोग भी आप देख सकते हो। ए की कमी से आपके रोग रतौंधी हैं, जीरोफथलेमिया हो जाता है। बी की कमी से बेरी है, एनीमिया रोग हो जाता है। सी की कमी से स्कर्वी, डी रिकेटस और ऑटोमेलेशिया है। ई की कमी से प्रजनन शक्ति कमजोर है। के की कमी से रुधिर का थक्का देर से जमता है। अगला सवाल यहाँ पर, सीवी रमन के योगदान का जो स्मरण उत्सव मनाया जाता है वो भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? सीवी रमन के योगदान का स्मरण है 28 फेब को मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फेब को मनाते हैं। इम्पोर्टेंट दिवस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। आने वाले एग्जाम में सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह देता हूँ आपको। उससे इम्पोर्टेंट डे वाला जो वीडियो है, सीवी रमन के योगदान के लिए 28 फेब जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है
वो 28 फ़रवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि रमन की ये जो खोज है 28 फ़रवरी 1930 को प्रकाशित प्रकाश में आई थी। इस कारण 28 फ़रवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत, ये जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला है सीवी रमन को 1930 में दिया गया था, 28 फ़रवरी 1928 को इन्होंने खोज की थी ये रमन प्रभाव की। और जो 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फ़रवरी ये डेट सेलेक्ट की गई है। तो 1986 से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को। और ये प्रोफेसर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1928 में कोलकाता में इसी दिन जो उत्कृष्ट एक वैज्ञानिक खोज की है, जो रमन प्रभाव के रूप में अभी जानी जाती हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, कोरंडम है ये किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का जो अयस्क है कोरंडम, एक इसका फॉर्मूला है एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है Al2O3 है, ये कोरंडम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ये। आँख का कौन सा हिस्सा किसी वस्तु की छवि के तंत्रिका संकेतों में रूपांतरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो जो छवि रहती है उसको तंत्रिका संकेत में मस्तिष्क तक भेजने के लिए जिम्मेदार है रेटिना। रेटिना जिसे दृष्टि पटल बोला जाता है, ये आँख में पीछे की ओर एक पिछला पर्दा होता है, आँख के पिछले भाग में स्थित होता है, जो कि मेरुदंड वाले कशेरुकी जीव रहते हैं। उनके दृष्टि पटल आँख के अंदर एक प्रकाश संवेदी उत्तक परत को बोला जाता है। आँख की प्रणाली एक लेंस की सहायता से इस पटल पर जो भी सामने ऑब्जेक्ट है वो लेंस की सहायता से इस दृष्टि पटल पर दृश्य प्रकाश के रूप में उतारती हैं। और ये जो दृश्य प्रकाश के रूप में जो भी ऑब्जेक्ट में उतारा है यहाँ पर इसी पटल पर, तो पटल लगभग एक फिल्म कैमरा की भांति इस प्रकार कार्य करेगा, जो रासायनिक और विद्युत अभिक्रियाओं की एक श्रेणी के दौरान तंत्रिकाओं को ये भेज देता है। जो प्रकाश की वो विद्युत अभिक्रियाओं के द्वारा तंत्रिकाओं को भेज दिया जाता है और फिर ये मस्तिष्क में छवि बन के आती है, भाई सामने वाला ऑब्जेक्ट है क्या। जब ये मस्तिष्क तक पहुंचती है इन्फॉर्मेशन तभी पता चलता है। तो ये सभी काम रेटिना के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस रोग का सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है? पूरी तरह से रेडिकेटेड जो रोग हैं वो हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, चेचक हैं। और चेचक का टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी के पिता भी कहा जाता है एडवर्ड जेनर को। तो विश्व में सबसे पहले जो इराडिकेट हुआ था वो स्मॉल पॉक्स हुआ था, 1979 को हुआ था ये। और विश्व स्वास्थ्य संगठन में या भारत की बात करूं तो पोलियो मुक्त देश जो भारत घोषित हुआ था वो 27 मार्च 2014 को WHO ने, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया था पोलियो मुक्त भारत। और अगला सवाल यहाँ पर है कि तने के उस भाग को क्या कहेंगे जब पत्ती अटैच होती है, उत्पन्न होती है? तो तने का वह भाग जहाँ पत्ती उत्पन्न होती है वो आसंदी हो जाएगी। अगला सवाल यहाँ पर युगल विरोधाभास है, तो ट्विन पैराडॉक्स है वो क्या चीज़ है? तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये है सापेक्षता का सिद्धांत है। युगल विरोधाभास होता क्या है? जैसे कि दो जुड़वा भाई हैं, तो दो जुड़वा भाई में से एक भाई ने क्या किया, बहुत ही तीव्र गति से वो अंतरिक्ष की यात्रा पे चला गया। रॉकेट में बहुत ही तीव्र गति से वो अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहा है, यात्रा कर रहा है। एक भाई नीचे पृथ्वी पर है, जुड़वा भाई है, ट्विन्स है दोनों। एक भाई यात्रा कर रहा है अंतरिक्ष में बहुत तेज गति से। जैसे ही वो सालों बाद यात्रा करके वापस पृथ्वी पर आता है तो उनको क्या लगता है, क्या पाता है वो जो अंतरिक्ष में था, कि जो पृथ्वी पर उनका जुड़वा भाई था उसकी उम्र है वो उनसे ज़्यादा है, क्योंकि ये तो बहुत ही तेज़ गति से चल रहा था अंतरिक्ष में। इसलिए इनको लगा कि पृथ्वी पर जो इनका भाई है उनकी उम्र ज़्यादा है इसके सापेक्ष जो अंतरिक्ष में था। तो ये है युगल विरोधाभास है जो कि सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत जो आपेक्षिकता का सिद्धांत है ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नामक शब्द है सबसे पहले प्रयोग 1906 में मैक्स प्लैंक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? तो एजुराइट यहाँ पर खनिज है, इसमें तांबे का ये अयस्क हो जाएगा एजुराइट। यहाँ पर CuCO3COH का होल ट्वाइज ये फॉर्मूला है। इसमें आप देख पा रहे हो ये कॉपर है। कॉपर के अन्य इंपॉर्टेंट अयस्क में मेलेकाइट है, कैल्कोसाइट है, क्यूपराइट है और अन्य ऑप्शन हेमेटाइट है तो ये आयरन का है। बॉक्साइट जो अयस्क है ये एल्यूमिनियम का है। बहुत बार एग्जाम ये दोनों ही पूछे हुए सवाल हैं। अगला सवाल, इन नॉर्मल सेल्स द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA क्या कहलाती हैं? जो प्रतिलेखन कहलाती हैं। ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। जो जीन रहती हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, आनुवांशिक की जो इन्फॉर्मेशन सूचनाएं हैं जीन अभिव्यक्ति में, ये एक पहला कदम है जो DNA के किसी एक भाग को RNA पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा RNA में कॉपी किया जाता है। DNA के एक भाग को RNA में जो कॉपी किया जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, वो ट्रांसक्रिप्शन या फिर प्रतिलेखन कहलाता है।
और यहाँ पर बात करूँ डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा हुआ है। कौन सा यहाँ पर बेस है वो जुड़ा हुआ है, तो डीएनए से जुड़े हुए जो 4 हैं AGTC, ए यानी एडेनिन हो जाएगा, जी यानी ग्वानिन हो जाएगा, टी थाइमिन है, सी साइटोसिन हो जाएगा। तो ये तो 4 हैं डीएनए के क्षार हो जाएंगे। आरएनए के जो क्षार की बात करूँ तो इसमें एक अलग है, वो एक अलग कौन सा है, इस टाइप से एग्जाम में सवाल आ जाता है। एडेनिन दोनों में है, साइटोसिन भी दोनों में है और ये ग्वानिन भी दोनों में है, लेकिन जो थाइमिन है वो डीएनए में मिलेगा और जो यूरेसिल है वो आपको आरएनए में मिलेगा। ये अंतर आपको याद में रखना है। निम्नलिखित में से किस यकृत शोथ विषाणु जो हेपेटाइटिस वायरस है, इसके लिए टीका कौन से हेपेटाइटिस वायरस के लिए नहीं है, तो हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, और बी और ए के लिए देयर आर वैक्सीन टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस ए एंड बी के लिए तो वैक्सीन प्रिवेंट रोकने के लिए ए और बी के लिए तो है, सी के लिए नहीं है। यकृत शोथ यानी हेपेटाइटिस ए की बात करूँ तो एक विषाणु जनित रोग है जो कि यकृत में इसमें सूजन आ जाती है जिसमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, और ये बीमारी है दूषित भोजन ग्रहण करने, दूषित जल और इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने से भी हो जाती है, संक्रमित रोग है ये। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है, कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। दूरी और विस्थापन बराबर होती है तो नाम अलग अलग क्यों दिया भाई, तो ये एक वृत्त है, तो दूरी तो होगी, जैसे कि ए पॉइंट है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, आप ए से चलिए, इस पूरी वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाते हुए वापस ए तक आएंगे, जो डिस्टेंस रहेगी ये पूरी आपकी डिस्टेंस कहलाएगी दूरी। यदि मैं कह दूँ आपको, आप एक पर आपको वापस आना है तो आप क्या करेंगे, या फिर बी पर आपको ए से बी तक जाना है, तो ये वाली डिस्टेंस तो हो जाएगी दूरी, जो कि आप इस वृत्तीय पथ से जा रहे हो, आप ऐसे भी डायरेक्ट भी जा सकते हो, तो न्यूनतम दूरी है वो विस्थापन होता है, तो ये आपके विस्थापन हो जाएगा और दूरी ये है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर नहीं होती, यहाँ पर आप देख पा रहे हो दूरी ज़्यादा है विस्थापन कम है, तो यहीं से आपकी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है समान वृत्तीय गति। समान वृत्तीय गति का मतलब जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, एक बिंदु को केंद्र मान लिया, उनके चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति करती है, तो वो गति है एक समान वृत्तीय गति है, यानी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है वो एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। और यहाँ पर समान वृत्तीय गति के लिए ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी तीन की पिंड की चाल स्थिर रहती है, तो एक समान वृत्तीय गति है तो चाल तो स्थिर रहेगी। पिंड का वेग यहाँ पर अनवर्त परिवर्तित होता है क्योंकि विस्थापन अलग अलग हो जाएगा, जहाँ से आप जाएंगे अलग अलग विस्थापन हो जाएगा, तो यहाँ पर वेग और विस्थापन दोनों सदिश हैं, इसलिए ये दोनों चेंज हो जाएंगे। वेग सदैव वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता है, जो वेग है वो वृत्त की त्रिज्या से, जैसे कि ये वृत्त है तो इस प्रकार जो वेग है ये त्रिज्या के लंबवत रहेगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, स्फटिक जो क्वार्ट्ज है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है, तो SiO2 हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसे सिलिका भी बोला जाता है, ये क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, तो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करने वाला कौन सा बल नहीं है, तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ये समुद्र की धारा को प्रभावित नहीं करता है, बाकी सूर्य का ताप है, कोरियोलिस बल है, गुरुत्वाकर्षण, तीनों ही करते हैं समुद्र की धाराओं को प्रभावित। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53 है, हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है, यानी कितने वर्ष बाद ये पुनः दिखाई देता है, हेली धूमकेतु है तो ये 75 से 76 वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। अभी ये आपको वापस कब दिखाई देगा, कब दिखाई दिया था, तो पृथ्वी से हेली धूमकेतु जो लास्ट टाइम दिखाई दिया था वो 1986 में दिखाई दिया था। नेक्स्ट यहाँ पे 75 से 76 वर्ष बाद यानी 2061 में दिखाई देने वाला है। तो मैं बात करूं, यदि आपने जैसे ही जन्म लिया उसके बाद आपको तुरंत हेली धूमकेतु दिख गया और वापस आपके 76 साल बाद और दिखेगा, आप कह सकते हो मानव जीवन में 2 बार ये दिखाई देता है, नग्न आंखों से भी ये आप देख सकते हो। हेली धूमकेतु की जो खोज करता है वो एडमंड हेली हैं, एक खगोल शास्त्री हैं जो कि। अगला सवाल देखिए, लावा है जो मैग्मा है उसके ठंडा होने से बनने वाली चट्टान को क्या कहा जाता है, मैग्मा के ठंडे होने से बनने वाली चट्टान है वो आग्नेय चट्टान कहलाती हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा।
चट्टान मुख्य जो प्रकार है वो 3 प्रकार है। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित 3 प्रकार की चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान तो ये मैग्मा है, लावा है, इसके ठंडे होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती हैं, जो कि पृथ्वी प्रारंभ में गर्म थी और फिर पिघली अवस्था में थी और इस प्रकार ठोस हो गई। तो पृथ्वी के ऊपरी आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी का सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें बनी थी। इसी से आग्नेय चट्टानों को प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है, जो सर्वप्रथम गर्म थी, धीरे धीरे पिघली अवस्था में होने के कारण फिर ऊपरी सतह आपकी ठंडा हो गई और वहां पर ये आग्नेय चट्टान बन गई, इसलिए इसे प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है। फिर मैं अवसादी चट्टान की बात करूं तो जो ताप है, सूर्य का ताप है, वर्षा, पाला आदि द्वारा जो चूर्ण किए गए पदार्थ को नदी के द्वारा, हिम नदी के द्वारा जो बहाकर लेकर आती है नदियां और हवा उड़ाकर किसी झील, समुद्र या अन्य निचले भागों में परत के ऊपर ये जमा हो जाते हैं सभी, और वहां पर ये अवसाद के रूप में जो चट्टान बनती है वो अवसादी चट्टान हो जाएगी। इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर परतें पाई जाती हैं। कायांतरित, यहाँ पर रूपांतरित कायांतरित चट्टान है। इसमें पृथ्वी का जो आंतरिक ताप, दबाव और अथवा दोनों के प्रभाव से ये आग्नेय हो गई या फिर अवसादी चट्टान है। इसके रूप में यदि परिवर्तन हो जाता है ताप दाब के कारण तो एक नई प्रकार की चट्टान मिल जाएगी आपको, जो कायांतरित हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, मानव शरीर के किस पीएच वैल्यू के भीतर काम करता है? तो ह्यूमन बॉडी है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच वैल्यू के भीतर कार्य करती है। यहाँ पर एक सवाल बहुत बार पूछा हुआ है, मानव के रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 है। मानव के यूरिन का, मूत्र की पीएच वैल्यू है वो लगभग औसत है 6 है, बाकी ये वेरी करती है। नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? नीलम और रूबी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में। इंपॉर्टेंट सवाल आपको पता होना चाहिए। नीलम रूबी है, इसका जो फॉर्मूला है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 हो जाएगा। नीलम प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम में भी ये बनाया जाता है। और रूबी की बात करूँ, रूबी जो रत्न है ये गुलाबी रंग का होता है और इसमें दोस्तों रूबी नाम लेटिन शब्द रूबेर से है जिसका अर्थ लाल होता है, जो गुलाबी रंग का ये होता है। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विशेष प्रकार है। इसका लाल रंग रूबी का होता है वो इसमें क्रोमियम की उपस्थिति के कारण, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रूबी का लाल रंग क्रोमियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला सवाल, भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है कि एक शाखा का उदाहरण है? तो भूविज्ञान की वह शाखा जिसमें डायनासोर्स का अध्ययन किया जाता है वो आपके जीवाश्म विज्ञान हो जाएगी, क्योंकि डायनासोर्स तो विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, तो एक तरीके से उनका जीवाश्म बन चुका है, उसका अध्ययन इसी शाखा में किया जाएगा। डायनासोर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय कशेरुकी जीव थे, 16 करोड़ वर्ष तक। और ये ट्राइएसिक काल के अंत से लेकर क्रिटेशियस जो काल है उसके अंत तक अस्तित्व में रहे हैं और फिलहाल ये बहुत पहले ही गायब हो चुके हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है? तो यहाँ पर कौन सा पोषक तत्व है जहाँ पर एनर्जी सबसे अधिक स्टोर होती है, जो अधिक एनर्जी देता है? प्रति ग्राम की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा फैट्स में वसा में प्रति ग्राम 37 किलो जूल एनर्जी या फिर कहें तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, सबसे ज़्यादा वर्षा में मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर एल्कोहल में मिलती हैं 29 किलो जूल या फिर 7 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में बराबर मिलती हैं 17 किलो जूल या फिर 4 किलो कैलोरी हो जाएगी पर ग्राम। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 है, किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सर्जकों में से एक होने का श्रेय दिया गया है? तो दोस्तों, वनस्पति वर्गीकरण की जो व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणाली है उसका आरंभिक जो सर्जक के रूप में श्रेय मिला है वो अगस्त विल्हेम आइचलर को दिया गया है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 है, किसके दौरान बेली के मनकों को देखा जा सकता है? तो ये जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय ये बेली के मनकों जैसी एक आपको दिखाई पड़ती हैं। और यहाँ पर सूर्य ग्रहण में आपको क्या दिखता है? तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के केस में ऐसा दिखाई देता है। हीरक वलय हैं, ईश्वर की आंख हैं, बेली के मनके हैं, ये सूर्य ग्रहण के समय होने वाली घटनाएं हैं। अब देखिए सूर्य ग्रहण होता कब है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा है, ये हो गया आपके मून है, ये आपका सन हो गया, ये अर्थ है। अब देखिए मून जब चंद्रमा है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचेगा नहीं, पहुंचेगा, अंधेरा हो जाएगा, ग्रहण लग जाएगा वहाँ पर। तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तो पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा ढका हुआ आच्छादित रहता है।
पूर्ण का मतलब है कि चंद्रमा जब सूर्य को पूर्ण रूप से आच्छादित कर देता है, पूरा अंधेरा, सूर्य बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा। यानी चंद्रमा ने सूर्य को बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो उस केस में कुछ रोशनी है, कोरोना बन जाता है। जो कोरोना वायरस है वो इसी से नाम आया यहाँ से, जो एक तरीके से ये मुकुट हो जाएगा, क्राउन बन जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्राउन बन जाएगा जब चंद्रमा है ये सूर्य को पूरी तरह ढक देगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही ये घटना मिलती है आपको देखने की। तो ये एक घटना है जो पूछा गया है आपको, बेली के मन के हैं, हीरे कवले हैं, वहाँ पर आपको दिखाई देते हैं सूर्य ग्रहण के केस में। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो तारे के जीवन चक्र में जो निहारिका चरण है ये धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है, इसको संदर्भित करता है। निहारिका, इसे नेबुला भी बोला जाता है, जो अंतर तारकीय माध्यम है उसमें स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें उपस्थित होती हैं, वो आपके निहारिका या फिर नेबुला हो जाएगा। धूल और हाइड्रोजन का बादल होता है जो अंतर तारकीय माध्यम में होता है। ये निहारिकाओं में अक्सर तारे और ग्रहीय मंडल जन्म लेते हैं, वहाँ पर तारों का जन्म होता है। रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है, जो क्या कहलाती हैं? तो बिंबाणु, थ्रोम्स के कारण, प्लेटलेट्स के कारण रक्त का थक्का बनता है। जो कोशिका है वो बिंबाणु है, प्लेटलेट्स हो जाएगी। बिंबाणु रक्त में उपस्थित अनियमित आकार की छोटी अनाभिकीय कोशिका होती है। और रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है, रक्त के थक्के जमने में सहायक मदद करता है। अगला सवाल यहाँ पर, किसके आविष्कार के कारण पोलियो के टीके का विकास हुआ है? तो जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके का यहाँ पर आविष्कार किया गया है। पोलियो वैक्सीन है ये डेवलप की गई है जोनास साल्क के द्वारा। कब की गई है? 1955 में सबसे पहले इसका प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, कोशिका के पावर हाउस के रूप में कौन सा कोशिकांग जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस कहा जाता है। सूत्र कणिका हिंदी में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फाइबर नहीं है? तो टेरिलिन आपका प्राकृतिक नहीं है, बाकी सन है, जूट है, ऊन है, ये सभी प्राकृतिक फाइबर है, टेरिलिन नहीं है। टेरिलिन एक सिंथेटिक पॉलीएस्टर फाइबर है जो एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफेलिक एसिड को पोलीमराइज करके उत्पादित किया जाता है। तो टरफेलिक एसिड है और एथिलीन ग्लाइकॉल है, इनको पोलीमराइज करके उत्पादित किया जाता है और ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है टेरिलिन। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है, किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले बादल होते हैं? तो शुक्र ग्रह के वातावरण में जो पीले बादल होते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण वहाँ पर होते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत ही ज़्यादा। अगला सवाल, कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें जब एक बार ढाला जाता है तो उन्हें गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है, दोबारा आप रिसाइकिल उसका नहीं कर सकते हो। तो कुछ प्लास्टिक उन्हें क्या कहेंगे? जब आप गर्म करके उनको ढालेंगे, एक बार ढाला जाता है और फिर दोबारा गर्म करके उन्हें नरम नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हो जाएंगे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ उदाहरण है, बेकेलाइट है, मेलामाइन है, और जो पुनः अपन गर्म करके रिसाइकिल कर सकते हैं वो थर्मोप्लास्टिक जो खिलौने वगैरह होते हैं, तो पॉलीथीन है, पीवीसी है, और जो लाइट के उपकरण वगैरह बनाए जाते हैं ये थर्मोसेटिंग है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है ब्लीचिंग जो विरंजन है उसमें क्लोरीन के विकल्प के रूप में आप प्रयोग कर सकते हो? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जो H2O2 है उसको क्लोरीन के विकल्प के रूप में ब्लीचिंग में प्रयोग किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है वो है CaOCl2, जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, ये ब्लीचिंग पाउडर है जो कि जल के शुद्धिकरण में, विरंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके स्थान पे आप H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्लोरीन का विकल्प, इसके क्लोरीन के स्थान पे ले सकते हो प्रयोग। अगला सवाल है, यूके, यूनाइटेड किंगडम और भारत के शोधकर्ताओं ने हाथ धोने वाला एक रोबोट विकसित किया है जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो पेपे रोबोट है ये यूके और भारत के शोधकर्ताओं ने 2019 में विकसित किया था, जो हाथ धोने में काम आता है, ये पेपे रोबोट हो जाएगा। अगला सवाल, लंबाई की SI यूनिट क्या है? तो लंबाई की SI यूनिट बहुत ही इजी सवाल है, मीटर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन में मिलीमीटर का मैं कुछ आपको रिलेशन बता देता हूँ, रूपांतरण। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है? तो 1 मीटर में 1000 mm हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? जो नोबल गैस है उसमें हाइड्रोजन नहीं है, बाकी जो आवर्त सारणी का 18वां ग्रुप है वो नोबल गैस हो जाएगी। नोबल गैस में आपकी जो मैं बात करूँ प्राकृतिक 6 नोबल गैस है वो आपकी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और एक रेडियो एक्टिव रेडॉन हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम जो आपकी दिसंबर 2019 में कंडक्ट हुआ है, टोटल 8 शिफ्ट में 71 साइंस के सवाल पूछे गए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर हो गए हैं। इस टाइप से एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कंटेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।